Hello student, how are you? I'm fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. बेटा लास्ट क्लास में हम सभी ने दो अपने ही हमारे जो इंडिया के जो दो स्टेट हैं उनके बारे में स्टडी की थी। तो एक लद्दाख एंड केरला। तो आपने बेटा नोटिस किया दोनों में क्या 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 डिफरेंसेस हैं? यस बेटा। Yes, ma'am. एंड कुछ सिमिलरिटीज भी हैं दोनों में। तो क्या सिमिलरिटीज हैं आपको पता है? महक आप बताइए बेटा, केरला एंड लद्दाख दोनों में क्या सिमिलर है? मैम वहाँ पर व्यापार होता है। दोनों जगह व्यापार होता है। वेरी गुड। एंड इसके अलावा और क्या सिमिलर पॉइंट है? यस अंश आप बताइए। अंश माइक ऑफ है आपका। मैम दोनों जगह पे पहाड़ी है और दोनों जगह के लोग मांस भी खाते हैं। वेरी गुड। एंड प्रिया आप बताइए। मैम मैम वहाँ पे लोग मैम सिर्फ और बोर्ड के मैम ओनली कपड़े खरीदने आते हैं। मैम यहाँ पर इलायची लौंग और मैम यहाँ पर ये लोग खरीदने आते हैं ये सब। वेरी गुड। तो बेटा दोनों ही कंट्रीज में लोग बाहर से व्यापार के लिए आते हैं। लद्दाख में लोग ऊन खरीदने के लिए आते हैं एंड केरला में लोग मसाले खरीदने के लिए आते हैं। ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हमें पढ़ना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दैट मीन्स कि इतनी सारे अलग अलग चीजें होकर भी हम लोग आपस में झगड़ते नहीं हैं। हम लोग आपस में एक साथ मिलजुल के रहते हैं। जैसे बेटा स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपके एरिया में कोई अगर आता है तो आप उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि उससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाए एंड कुछ टाइम बाद आपकी फ्रेंडशिप हो भी जाती है। भले ही उसकी सारी हैबिट आपसे अलग हो, फिर भी आप उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हो, है ना? यस मैम। तो बेटा सेम ऐसा ही हमारी पूरी कंट्री में है। यहाँ के लोग सभी अलग अलग एरिया से अलग अलग हैबिट को बिलोंग करते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर को बिलोंग करते हैं, बट फिर भी सब लोग एक साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो यही क्या दिखाता है हमें, ये क्या शो करता है कि हमारे बीच में इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम लोग सभी एक यूनिटी में रहते हैं, एकता के साथ। ओके चलिए बेटा, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट क्लास को लेके किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलिए तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके बेटा, स्क्रीन शो हो रही है ना सभी को? यस मैम। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दैट मीन्स कि इतनी सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी यहाँ पर एकता है, विभिन्नता में एकता। तो हमारा जो इंडिया है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। India's diversity has always been recognized as a source of its strength। तो भारत में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं ना, तो वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते, बल्कि लोगों के बीच में उनके रिलेशन को और बढ़ावा देते हैं और इससे हमारी ताकत और भी बढ़ जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, हम सभी एक दूसरे की चीजों को अडॉप्ट करते हैं। जो भी हम लाइक करते हैं दूसरों में वो हम अपनाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो और रिच होती जाती हैं, क्योंकि उसमें हम नई चीजें इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे से बातचीत करने से, एक दूसरे से के साथ रिलेशनशिप बनाने से क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब इसका एग्जाम्पल हम पास्ट में भी देख सकते हैं। When the British ruled India, बेटा आप सभी लोग जानते हैं पहले हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं था। यहाँ पर कोई और शासन कर रहा था। यस, किसे पता है कौन शासन कर रहा था यहाँ पर? मैम ब्रिटिश। मैम ब्रिटिश। मैम यहाँ पे ब्रिटिश
ब्रिटिश लोग, ब्रिटेन वाले लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे। एंड आपको पता है बेटा उन्होंने लगभग कितने साल शासन किया यहाँ पर, कोई जानता है? मैम मैम 200 साल। मैम अंग्रेज लोग 200 साल और मुगल लोग 400 साल। यस मैम। वेरी गुड। चलिए आप लोग जानते हैं। तो बेटा अंग्रेज ने 200 साल नहीं उससे ज्यादा ही शासन किया है। क्योंकि वो लोग 1757 में यहाँ पर आ गए थे जब प्लासी का युद्ध हुआ था। एंड मुगल एम्पायर का सबसे आखिरी शासक जो था बहादुर शाह जफर, जब वो था तो उसके रहते ही अंग्रेज यहाँ आ गए थे। तो अंग्रेजों ने 1757 से स्टार्टिंग की और आप सभी जानते ही हैं कि 1947 को जब हमारा देश पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गया तब वो लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं। तो उन्होंने इतने लंबे टाइम तक शासन किया और हम लोग एक गुलाम की तरह रह रहे थे। तो लगभग 200 इयर्स तक शासन किया उन्होंने। और आपको पता है उनके रहते हुए हमारी कितनी बुरी स्थिति हो गई थी, जानते हैं? यस मैम। यस क्या क्या मैम। करवाते थे अंग्रेज लोग? मैम उनसे काम करवाते थे। मैम और हमसे उन्हें काम मारते करवाते थे। कोड़े से मारते थे और खाना खाने नहीं देते थे और मैम मजदूरी करवाते थे। वेरी गुड। यस अविरल आप बताइए क्या क्या करवाते थे अंग्रेज? मैम हम लोगों को अच्छा खाना भी नहीं देते थे और मैम हम लोग जो उगाते थे मैम वो भी ले लेते थे। और एंड बेटा आप लोग को एक बात और पता है, जो अंग्रेज है ना वो फोर्सफुली नील की खेती करवाते थे यहाँ के किसानों से, जानते हैं आप लोग? मैम नील की खेती, जो व्हाइटनर डाला जाता है व्हाइट कपड़ों में, ब्लू कलर का डाला जाता है ना, यस मैम। से हिंदी में नील कहा जाता है। तो जो ब्रिटिश लोग थे ना वो नील की खेती ज्यादा कराते थे क्योंकि वो सभी लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे। अधिकतर जो अंग्रेज हैं वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, लेडीज भी एंड जेंट्स भी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए मौसम और ज्योग्राफिकल फीचर यानी कि यहाँ की जमीन बहुत ही अच्छी है। तो जब उन लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ की जमीन बहुत ही अच्छी है तो यहीं पर क्यों ना हम नील की खेती करवाएं। और यहाँ के किसान भी काफी ज्यादा मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे। तो इसलिए जो अंग्रेज थे ना वो यहाँ के किसानों से जबरदस्ती फोर्सफुली बहुत फोर्स डाल करके नील की खेती करवाते थे। कोड़े मारते थे। कोड़े भी मारते थे। कोड़े मार के काम करवाते थे। एंड आपको एक बात और पता है, अंग्रेजों के टाइम पे स्कूल भी अलग अलग थे, इंडियंस के लिए अलग एंड अंग्रेजों के लिए अलग। और उसका नाम रखा गया था व्हाइट स्कूल एंड ब्लैक स्कूल। तो जो इंडियन बच्चे थे वो ब्लैक स्कूल में जाते थे क्योंकि वो लोग अंग्रेज मानते थे कि हम लोग गोरे हैं, हम लोग अगर इंडियन के साथ रहेंगे तो हम काले हो जाएंगे। और दूसरा जो रहने की जो बस्ती थी उनकी वो भी अलग अलग थी, एक थी व्हाइट कॉलोनी और एक थी ब्लैक कॉलोनी। तो जो व्हाइट कॉलोनी थी वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी, वहां पर केवल अंग्रेज ही रहते थे एंड जो इंडियंस थे वो दूसरी कॉलोनी में रहते थे। चलिए तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि जो अंग्रेज हैं इन्होंने, ये तो फिलहाल हम पढ़ ही चुके हैं क्या क्या किया इन्होंने। और आप पता है इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 8th क्लास में पढ़ेंगे। 8th क्लास में पूरा दिया हुआ है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या क्या किया, कैसे टॉर्चर किया, कैसे परेशान किया और फाइनली हम लोग कैसे जीते। तो ये बेटा सारा ही 8th की हिस्ट्री में पढ़ना है आपको। फिलहाल अभी आप अपने टॉपिक पे आएंगे, अपनी क्लास पे। ओके यस मैम। चलिए तो आपको पता है बेटा जब ब्रिटिश के साथ जब लड़ाई हुई थी, जब इंडियंस ने चाहा कि हम ब्रिटिश को भगा दें, तब सभी औरतों ने, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियंस एंड रीजन बैकग्राउंड कैम टुगेदर टू अपोज देम। तो उस समय सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते थे, सभी ने एक साथ मिल करके लड़ाई करी थी। और लड़ाई करके फाइनली अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया और हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो जो मतलब जो आजादी की जो लड़ाई थी इसमें सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो बेटा आप सभी ने सुना भी होगा कि इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जो अलग अलग कास्ट से थे, सुना है ना? यस मैम। तो जो आजादी की लड़ाई थी
उसमें सभी धर्मों के लोग ने एक साथ मतलब सभी ने मिल करके लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो क्या मानते थे कि हम सभी इंडिया के हैं और जो बाहर से ब्रिटिश आए हैं ना, ये विदेशी हैं, हमें इन्हें भगाना है, तो सभी ने मिल करके एक साथ लड़ाई लड़ी थी। फ्रीडम India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. तो जो भारत की जो आजादी की लड़ाई थी, जो इसका फ्रीडम मूवमेंट था, स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें हजारों की संख्या में बहुत सारे बैकग्राउंड से, दैट मीन्स कि चाहे गरीब थे, चाहे गरीब अमीर थे, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते थे, सभी ने एक साथ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी थी। They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. इसके अलावा उन सभी ने क्या डिसाइड किया था कि वो जो भी एक्शन लेंगे ज्वाइंट होकर के लेंगे, चाहे वो धरना देना हो, चाहे कोई लड़ाई करनी हो, चाहे तोड़फोड़ मचानी हो, सभी एक साथ मिलकर के काम करते थे। एंड दूसरी बात, ये यूनिटी इतनी ज्यादा थी कि ये लोग जेल भी साथ ही गए। दे वेंट टू जेल टुगेदर। अगर एक जेल गया तो उसके पीछे सभी गए कि हमें भी जेल में डाल दो, क्योंकि ये हमारे ही भाई हैं। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज देम। तो वो तरीके मतलब सभी ने प्रयास किया, कोशिश की कि ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगा दिया जाए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। आपको पता है बेटा ब्रिटिश के माइंड में क्या चल रहा था? वो क्या सोचते थे? ब्रिटिश सोचते थे कि इंडिया के जो लोग हैं वो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो इनको डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी डिफरेंट हैं, एक जैसे तो है नहीं, सभी अलग धर्मों को मानते हैं, अलग भगवान की पूजा करते हैं, तो हम सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़का करके इनमें फूट डाल देंगे। लेकिन उनका ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो इंडियंस हैं उनके बीच में यूनिटी ज्यादा थी और उन्होंने ब्रिटिश की एक भी बात नहीं सुनी। तो जो ब्रिटिश थे उनका जो सोचना था, उनकी जो वो सोच रहे थे, उनकी सोच पूरी नहीं हुई। वो क्या चाहते थे कि यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम इंडियंस को, क्योंकि वो डिफरेंट हैं, और उसके बाद उन पे कंटिन्यू रूल करेंगे, लगातार शासन करेंगे उन लोगों के ऊपर। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने ये दिखा दिया कि हाउ दे कुड बी, कि वो कैसे डिफरेंट होते हुए भी येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल, वो डिफरेंट होते हुए भी बैटल में यानी युद्ध में एक साथ हैं, यूनाइटी में हैं। ठीक है, और वो कौन सी बैटल थी, कौन सा युद्ध था? ब्रिटिश के खिलाफ। तो जब भी ब्रिटिश के साथ लड़ाई हुई तो सभी लोगों ने दिखा दिया कि हम सभी भले ही अलग अलग हैं, लेकिन लड़ाई करने में सभी एक साथ हैं, हम अलग अलग नहीं मरेंगे, हम सब एक साथ लड़ करके आप लोगों को भगा देंगे यहाँ से। तो बेटा आप सभी ने सुना? यस मैम। ब्रिटिश क्या सोच करके इंडिया आए थे, पता लग गया ना आपको? यस मैम। यस मैम। अरुण आप बताइए बेटा। यस अरुण। यस मैम। ब्रिटिश क्या सोच के इंडिया यस आए? मैम। मैम वहाँ की मिट्टी मैम अच्छी है, इसलिए वहाँ पर नील की खेती कराएंगे। मैम इसलिए आए थे, राज करना चाहते हैं मैम, वो भारत पे राज करना चाहते थे। यहाँ पे जात बिरादरी, थे। मैम यहाँ पर जात बिरादरी को, यस यस मैम, मैम यहाँ पर जात बिरादरी को ज्यादा अलग अलग माना जाता था, इसीलिए वो लोग इनको डिवाइड करने, अलग अलग करने आए थे, इसी और कंटिन्यू शासन करने आए थे। उन्होंने ना यहाँ की कमजोरियां पकड़ ली थी कि यहाँ के जो लोग हैं, एक तो यहाँ के लोग बहुत सारे घिसे पिटे रीति रिवाजों को मानते थे, जाति प्रथा भी थी पहले। तो अंग्रेजों को क्या लगता था, जाति प्रथा है यहाँ पर, दैट मीन्स कि अगर लड़ाई होगी तो ब्राह्मण अपने साथ नीची कास्ट के लोगों को नहीं लेंगे। और लेकिन हुआ क्या, जब लड़ाई लड़नी हुई तो सभी एक साथ हो गए, पता ही नहीं लगा कौन किस ग्रुप से, कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, सभी एक साथ लड़ाई लड़े। तो बेटा ये एक पोयम भी है, ये पोयम है जलियांवाला बाग की। जब जलियांवाला बाग में काफी लोग मारे गए थे, तो उस समय जलियांवाला बाग मैसकर के बाद, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद ये सॉन्ग गाया गया था उन लोगों के लिए जो जलियांवाला बाग में मरे थे।
तो बेटा आप में से किसी को पता है जलियांवाला बाग की स्टोरी कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी? किसी बच्चे को पता है? नो मैम। नो मैम। नो, किसी को भी नहीं पता। अच्छा, भगत सिंह का नाम किस किसने सुना है? मैम 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 भगत सिंह कौन थे? यस नहीं मैम बताइए। मैम वो अपने भारत की आजादी के लिए मैम वो हथियारों से लड़ते मैम वो लड़े थे। मैम लड़ाई किए थे। मैम फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। एंड भगत सिंह के साथ राजगुरु, हरदयाल, ये सारे लोग भी थे और इन लोगों को फांसी दे दी गई थी एक साथ ही। ये भी जानते हैं आप लोग? यस मैम। मैम मैम 3 लोगों को 3 लोगों को फांसी दी गई थी एक साथ। चलिए, तो जलियांवाला बाग पे आते हैं। इसके बारे में आप सभी में से किसी को भी नहीं पता। तो बेटा जलियांवाला बाग कांड इसलिए हुआ था क्योंकि फिलहाल पूरी स्टोरी मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो इतना पता है कि एक ब्रिटिश की गाड़ी जा रही थी। तो ब्रिटिश जो है वो इंडियन के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे। तो सारे इंडियंस जो थे ना वो उनसे बहुत ही खिलाफ थे। तो एक ब्रिटिश की गाड़ी पर 2 इंडियंस ने अटैक कर दिया था। उस ब्रिटिश वाली गाड़ी में एक लेडी जा रही थी और जब उस पर अटैक किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को मार पीट के जेल में बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों को मार पीट के क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद कर दिया था तो इंडियंस जो है वो गए, उन्होंने जेल में तोड़फोड़ मचाई, बहुत सारे सिपाहियों को भी मारा। और उसके बाद क्या हुआ, फिर बहुत सारे लोगों को मारा गया। तो इसी में हरदयाल लाला लाजपत राय को भी इसी में चोट लगी थी, उन्हें लाठी मारी गई थी, लाठी चार्ज किया गया था उनके ऊपर। यस मैम। सुना है ना भगत सिंह की मूवी में देखा था। तो इनके ऊपर भी लाठी चार्ज की गई थी। और ये सारा कांड होने के बाद क्या हुआ, फिर जो ये पंजाबी लोग थे ये सभी बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी जानते हैं ना? यस मैम। तो ये लोग जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ी सी जगह थी, यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होकर के बैसाखी का फेस्टिवल मना रहे थे। और साथ ही वहां पर ये लोग असेंबली भी करने वाले थे कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे साथ इतना बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, तो हम सभी क्या प्लान करें जिससे उनको सबक सिखाया जा सके। तो ये बैसाखी मना ही रहे थे कि वहां पर अंग्रेजों का एक ग्रुप आया, उनकी एक गाड़ी आई और यहाँ पर आकर के उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को फायरिंग करने का आदेश दे दिया। जो सिपाही थे उन सभी ने फायरिंग कर दी धड़ाधड़। और यहाँ पर जितने लोग बैसाखी मना रहे थे उसमें से बहुत सारे लोग मारे गए बेवजह ही, और ना ही उन्हें पता था। तो इस पूरे मैस्कर को जलियांवाला बाग मैस्कर के नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां पर बहुत सारे इंडियंस बेवजह ही मारे गए थे। यस मैम। ये देखिए, आपको ये सीन भी दिया है यहाँ पर। ये इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच दे रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिख रहा है आपको कितने सारे लोग हैं? यस मैम। यहाँ पर भी और इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो स्पीच सुनने के लिए बैठे हैं। तो बेटा अभी फिलहाल हम जलियांवाला बाग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जलियांवाला बाग के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों पे बेवजह ही गोली चलाई दी गई थी। और गोली किसने चलवाई थी, हेड कौन था, उसका नाम था जनरल डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था कि सभी लोगों पे गोली चला दो। देखिए आपको यहाँ पर दिया भी होगा इसके बारे में। दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर। तो ये गाना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। In Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक ब्रिटिश जनरल ने ओपन फायर करने की छूट दे दी थी, ओपन फायर करने का आदेश दे दिया था। दैट मीन्स कि लोगों पर खुलेआम गोलियां चला दो। और कौन से लोग थे वो, जो अनआर्म्ड थे, दैट मीन्स कि जिनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, बिना हथियारों के लोग।
क्योंकि जब हम लोग यस बेटा मैम सिख थे। सिख थे, सिख ये अनार्म्ड लोग थे यहाँ। मतलब जब भी हम कोई फेस्टिवल मनाने जाते हैं तो हथियार लेके तो जाते नहीं है, इसलिए ये लोग भी फेस्टिवल मनाने गए थे, इनके पास कोई भी हथियार नहीं था, ये लोग अनआर्म्ड थे। और जनरल डायर ने आकर के इन्हीं लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वांटिंग इवन मोर। जो ये शांति से लोग अपना त्योहार मना रहे थे, इसमें से बहुत से लोग मारे गए और बहुत से घायल हो गए। मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत दोनों ही, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पर केवल सिख लोग ही नहीं थे, यहाँ पर और भी रिलीजन के लोग थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर वो लोग केवल बैसाखी मनाने के लिए नहीं, वो लोग इसलिए भी इकट्ठा हुए थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई प्लान करें। तो इसलिए यहाँ पर सिखों के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम एंड इसमें रिच एंड पुअर दोनों ही लोग थे जो हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ नीतियां बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। This song was composed and sung to honor the memory of these brave people. तो ये जो गाना है ये इन्हीं की याद में कंपोज किया गया है, तैयार किया गया है। ऑनर द मेमोरी ऑफ, इनके सम्मान में, इनके याद में जो लोग मर गए थे बेवजही, तो ऐसे लोगों के सम्मान में और उनकी याद में, उन बहादुर लोगों की याद में ये गाना गाया गया है। अब सॉन्ग एक बार देखिए। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, यानी खून के दिनों को मत भूलना। ओ फ्रेंड, इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। तो बोल रहा है, ए दोस्तों, खून के दिन को मत भूलना। इसमें इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, अपनी खुशियों में इसे मत भूल जाना, याद रखना। टू शेड ए टीयर फॉर अस, और एक आंसू हमारे लिए जरूर बहा देना। द हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, जो शिकारी है वो हर एक फूल को तोड़ के ले गया। टू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ए प्यारे दोस्त, उस गार्डन में, जो डेजर्ट गार्डन है जहां पर एक भी फूल नहीं है, वहां पर आके एक फूल लगा जाना। Having fallen 2 bullets, we slept in जलियांवाला बाग। अब क्या हुआ, हम पर अचानक गोलियों की, बुलेट की बरसात होनी शुरू हो गई और हम लोग सो गए जलियांवाला बाग में। Do light a lamp on this lonely grave, oh friend। तो इस लोनली ग्रेव पर, दैट मीन्स कि जो ये खाली कब्रें हैं जहां पर कोई भी नहीं जाता, जिस कब्र के पास कोई भी नहीं जाता, वहां पर एक लाइट जला के चले जाना, एक लैंप जला करके, यानी कि एक दिया जला करके चले जाना। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टूगेदर टूडे। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों का खून एक साथ बहा था। डू सोक योर रोप इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड। तो तुम अपने रोप को, दैट मीन्स कि अपने गुस्से को, अपनी ऐठन को इस खून में डुबो के चले जाना। दैट मीन्स कि तुम, मतलब इसके ऊपर गर्व मत करना कि तुम किस कास्ट से या किस रिलीजन के को बिलोंग करते हो, क्योंकि जब यहाँ पर जो खून बहा था वहां पर सभी का खून एक साथ बहा था। तो तुम आकर के उस खून से अपने आप को भिगो जाना। Some wrote in jails while others in their graves. Do shed a few tears for them, oh friend। तो कुछ लोग जेल में पड़े थे और कुछ लोग ग्रेव्स में, यानी पिंजरों में कैद थे। कुछ लोग कब्र में चले गए थे, कुछ जेल में थे और कुछ ग्रेव में, यानी कब्र में थे। तो उन लोगों के लिए डू शेड ए फ्यू टीयर्स फॉर देम, ओ फ्रेंड। तो उन सभी लोगों के लिए कुछ आंसू बहा के चले जाना। तो आपने बेटा ये स्टोरी सुनी? यस मैम। ये जो लोग जलियांवाला बाग में बेवजह मारे गए थे, उन लोगों के बारे में ये पोयम कही गई है। तो बेटा आप बताइए, इन लोगों की क्या गलती थी? ये लोग क्यों मारे गए थे? बेवजह ही मारे गए थे ना? यस मैम। क्या इन्होंने कोई क्राइम किया था? यस मैम। मैम किया था। कौन सा क्राइम किया था? मैम उन लोगों को मारने की नीति बना रहे थे, इसीलिए उन्होंने सुन लिया तो इन लोगों को मार डाले। तो उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये लोग यहाँ नीतियां बनाने आ रहे हैं। उन्हें तो ये पता था कि यहाँ पर बैसाखी मनाई जाएगी, क्योंकि हर साल बैसाखी मनाई जाती थी यहाँ पर।
उन लोगों ने केवल अपना गुस्सा निकाला था और लोगों में डर जमाना चाहते थे, लोगों में डर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था अंग्रेजों ने। यस मैम। चलिए तो अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। Song and symbols that emerged during the freedom struggle serve as constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। तो बेटा जितने भी सॉन्ग हैं एंड जितने भी सिंबल्स हैं, ये सारे फ्रीडम के टाइम पे जितने भी हमारे आजादी की लड़ाई में जितने भी सिंबल्स हैं या जितने भी गाने गाने गए, वो हमें याद दिलाता है, किसकी याद दिलाता है, हमारे इंडिया के रिच ट्रेडिशन की। दैट मीन्स कि हमारे इंडिया की जो परंपरा है, जो बहुत अच्छी है परंपरा, और यहाँ की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स कि यहाँ पर सब लोग अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हुए भी एक साथ थे, और उनके सम्मान में ही बहुत सारे गाने गाए गए हैं और बहुत सारे सिंबल रखे गए हैं। इसी में से एक सिंबल है इंडियन फ्लैग। अब में से किसी को पता है इंडियन फ्लैग, जो आज का इंडियन फ्लैग है, सबसे पहले उसे कब लहराया गया था? नो मैम। नो मैम। किसी को नहीं पता? मैम 15 अगस्त को। मैम 26 जनवरी, सॉरी 15 अगस्त। नो, आप लोग गैस कर रहे हैं ओनली। आपको ये पता है झंडा जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो सब कब बनाया गया था? नो मैम। नो मैम। तो बेटा ये जो फ्लैग है ये सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में लहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को। और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, कि उसी दिन को हम दोबारा से उसकी याद ताजा कर लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 26 जनवरी 1930 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के पैदल चले थे लाहौर तक। तो ये जो फ्लैग है हमारा इंडियन फ्लैग, ये सबसे पहले 26 जनवरी को लहराया गया था 1930 को। अब आपको पता है बेटा इसमें जो ये अशोक विलर है बीच में, अशोक का व्हील, पहले इसमें ये व्हील नहीं था। पहले इसमें क्या था? इसमें पहले गेहूं की पेड़ थे, गेहूं की बालियां, जो कि क्या इंडिकेट करता था? यहाँ के किसानों की समृद्धि को। दैट मीन्स कि जो हमारा इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर प्राइमरी प्रोसेस वाला कंट्री है, यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती की जाती थी, और इसलिए ही हमारे इंडियन फ्लैग में इस व्हील की जगह पहले गेहूं के पेड़ को रखा गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारी कंट्री के रिच ट्रेडिशन की यादगार में एंड यहाँ की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देते हुए ही बहुत सारे सॉन्ग गाए गए हैं, बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं। अब आगे आपसे पूछा है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या आप इंडियन फ्लैग की स्टोरी जानते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरुआत हुई इसकी? आप में से कोई नहीं जानता ना बेटा? मैम जानते हैं मैम, नेशनल। तो बेटा आज का ये टॉपिक खत्म करने के बाद अगर टाइम बचता है तो मैं इंडियन फ्लैग के बारे में आपको पूरा बताऊंगी, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके? यस मैम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन फ्लैग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी को भी जितना आप लोग पता लगा सके, आपको इंडियन फ्लैग के बारे में उतना पता लगाने की कोशिश करनी है। बाकी फिलहाल मैं आपको सारी डिटेल दूंगी, ठीक है? यस मैम। तो बेटा आज केवल यही टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, बाकी नेशनल फ्लैग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज केवल 10 मिनट्स रहते हैं, तो अभी हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके? यस मैम। तो ये जो नेशनल फ्लैग है, इट वाज यूज्ड एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। सबसे पहले ये जो झंडा है, ये जो फ्लैग है, इसे किस सिंबल के रूप में यूज किया जाता था? ये सिंबल था अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का। दैट मीन्स कि जो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ हैं वो फ्लैग लेकर के मार्च करते थे,
In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. तो बेटा डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज एक किताब का नाम है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, और उस बुक में इन्होंने बताया है कि जो भारत की जो एकता है वो समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, भारत बाहर से देखने में हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन अगर इसे अंदर से देखा जाए इट वॉज समथिंग डीपर, अगर हम इसे गहराई से देखें तो हमें क्या पता लगेगा कि जो ये विभिन्नता है ये हमारे बीच में किस तरह एकता बनाती है। दैट मीन्स कि हम सभी अलग अलग होते हुए भी किस तरह एक साथ जुड़े हुए हैं। The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity is diversity to describe the country. अब आगे क्या बताया इन्होंने? The widest tolerance of beliefs and custom was practiced and every variety acknowledged. तो सब क्या होता था पहले के टाइम पे, कस्टम को लेकर के एंड बिलीफ्स को लेकर के भेदभाव किया जाता था, लेकिन बाद में जब आजादी का टाइम आया तो सभी लोगों ने सारी चीजें छोड़ दी, किसी टाइप का कोई भेदभाव नहीं किया, और सभी लोग जो थे वो एक साथ एकजुट होकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो वैरायटी है इन्होंने उसे एनकरेज किया। दैट मीन्स कि जो अलग अलग चीजें थी सभी अलग अलग चीजों के बारे में जानते थे, तो सभी ने मिल करके एक दूसरे को एनकरेज किया, उनका साहस बढ़ाया, और इसीलिए रिजल्ट ये निकला कि हम लोग आजाद हो पाए हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हो पाए हैं। तो ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने लोगों के बीच में एकता बनाई थी। उन्होंने लोगों को कहा था, बहुत बार इन्होंने नारा दिया था लोगों के बीच में कि आप सभी एक ही माता की संतान है और आप सभी को एक साथ होकर के लड़ाई करनी है। तो ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी टाइटल कह के पुकारा था। दैट मीन्स कि भारत के लोगों के लिए उन्हीं ने टाइटल दिया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर डाइवर्सिटी में भी यूनिटी पाई जाती है, यहाँ पर विभिन्नता में भी एकता पाई जाती है। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं फिर भी वो एक साथ हैं। तो उन्होंने अपने देश के लिए ऐसा कह के पुकारा था, और किसी कंट्री के लिए नहीं, केवल इंडिया के लिए। तो उन्होंने इंडिया के लिए ही कहा था कि इंडिया कैसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके यस मैम। तो बेटा आज आप सभी ने जितना पढ़ा समझ आया सभी को? यस मैम। ओके, अब आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। चलिए सबसे पहले अविरल आप बताएंगे बेटा, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था, उसमें कौन सा ऑफिसर था जिसने लोगों पर बुलेट चलाने का आदेश दिया था? जैसे किसी बच्चे को याद है? मैंने अभी बताया था नाम। जनरल किसी को भी नहीं याद है? नो मैम। जनरल डायर। जनरल डायर। एंड बेटा आप सभी ध्यान से सुना करिए, क्योंकि अभी जब आपका टेस्ट होगा ना एमसीक्यू वाला, तो मैं आपको पता नहीं किस किस टाइप के क्वेश्चन दूंगी उसमें। तो जब आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। ओके यस मैम। यस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस अंश आप बताएंगे बेटा, जलियांवाला बाग मैसकर कौन सी डेट पे हुआ था? जलियांवाला बाग जो ये हत्याकांड हुआ है वो कौन सी डेट को हुआ था? ये बैसाखी वाले दिन। एंड बैसाखी कौन से दिन मनाई जाती है हर साल? मैम हमको नहीं पता। अगर आप जानते हैं? बैसाखी। नो मैम। महक? नो मैम। नो। तो ये जलियांवाला बाग मैसकर 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई गई थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 1919 में।
चलिए नेक्स्ट है यस महक, आप बताएंगी नेहरू जी ने कौन सी बुक लिखी है? मैम भारत एक खोज। भारत एक खोज, वेरी गुड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यस अरुण, आप बताएंगे नेहरू जी ने भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए कौन सा टाइटल दिया था? प्रिया, आप बताइए। विभिन्नता में एकता है। विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो बेटा आज का आपका जो होमवर्क है, आपको ये पोएम लर्न करनी है। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में आपका इस पोएम का टेस्ट होगा। यस मैम। ओके यस मैम। मैम डोंट। बेटा, आप सभी को ये वाली पोएम लर्न करनी है एंड नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपसे ये पोएम सुनी जाएगी सभी बच्चों से, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एंड आज जो भी जितना पढ़ा है टॉपिक सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके अलावा हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। यस मैम। बेटा लास्ट क्लास में अभी बहुत बच्चों ने अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया, तो जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो भी सभी को मैम सबमिट मैंने किया वो सबमिट। मैम मैंने सबमिट। यस मैम। जिन ने नहीं किया उन्हें सबमिट करना है। ओके यस मैम। ओके बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमें सबसे पहले फ्लैग के बारे में पढ़ना है और आप लोग भी उसके बारे में पढ़ के आएंगे। ओके यस मैम। यस मैम। यस मैं, कोई बैठा है आपके साथ में? हंसी आ रही है आपको? मैम अमन है। तो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है? यस मैम। ओके, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम गुड बाय।